अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बच्चों हम रिवीजन करेंगे हमारे चैप्टर 15 का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या चालू करना है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने हालांकि मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में बात की थी। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैन्योर की बात करता हूँ। बच्चों, मैन्योर क्या होता है? मैन्योर को हिंदी में हम बोलते हैं खाद। ओके, ये खाद तैयार की जाती है खेतों में। कैसे तैयार की जाती है? जो गाय भैंस बकरियों का जो गोबर होता है, उस गोबर को पत्तियों के साथ, टहनियों के साथ और पेड़ से गिरने वाले जो फल हैं जो ख़राब हो चुके हैं और जो सब्जियां हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, इन सारी चीज़ों को गोबर के साथ मिक्स करके एक खड्डे में डाल देते हैं, उस गड्ढे में डाल देते हैं। ओके, अब बहुत दिनों तक उन सारी चीज़ों को उस गड्ढे में छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, वो आपस में सड़ करके, वो सारी चीज़ें आपस में सड़ जाती हैं और सड़ करके वो बना लेती हैं मैन्योर। क्या बना लेती हैं? मैन्योर। ओके, तो मैन्योर क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे बनाया जाता है। जैसे आपको पता है कि कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे गोबर हो गया, वो भी नेचुरल है। ओके, और प्लांट से गिरने वाली जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, वो सारी चीज़ें भी नेचुरल हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से मिल करके मैन्योर को बनाया जाता है। ठीक है, मिट्टी में मैन्योर को यानी खाद को डालने के कई फ़ायदे होते हैं। मिट्टी में, खेत की मिट्टी में अगर आप खाद को डालते हो या मैन्योर को डालते हो तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी की पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, मिट्टी की पानी को सोखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। पानी को सोखने की क्षमता मिट्टी की बढ़ जाती है। ओके, एक बार पानी को सोखने की क्षमता बढ़ गई तो मिट्टी बहुत अच्छे से पानी को अपने पास रख पाती है, जिससे उस पर डालने वाले जो सीड हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर लॉगिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है मैन्योर को ऐड करने से। प्लस मैन्योर में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे हमारे शरीर के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, फैट ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमको खाने से मिलते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। उसी प्रकार प्लांट्स के लिए भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए भी क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं। ओके, तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को प्लांट मिट्टी से ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इन सारे न्यूट्रिएंट्स को प्लांट मिट्टी से ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स, यही खाद जो होता है मैन्योर, उसी की मदद से डाले जाते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? ये प्योर न्यूट्रिएंट होते हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में तैयार होने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ओके, कुछ फर्टिलाइज़र्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ओके, वैसे फर्टिलाइज़र्स के कॉमन नेम होते हैं डीएपी यानी डाई अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और पोटाश। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो खेतों में डाले जाते हैं, जिससे सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी यानी उन चीज़ों से सॉइल भर जाती है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं इरिगेशन की। बच्चों, इरिगेशन का मतलब होता है जब सीड्स को यानी बीजों को खेत में डाल दिया जाता है, यानी जब सोइंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। सोइंग मतलब होता है बीजों को खेत में डालना। जब सीड्स को खेत में डाल दिया जाता है तो उनको ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपने सीड डाल दिए, आपने मैन्योर डाल दिया, आपने फर्टिलाइज़र डाल दिया, बट आपको फिर क्या डालना पड़ेगा? वाटर। वाटर जाने से क्या होता है, मिट्टी में जो सीड है उसका बाहर का हार्ड कवर, सीड के बाहर का जो हार्ड कवर होता है वो सॉफ्ट होने लगता है धीरे धीरे, और उससे नया प्लांट निकलता है।
ओके। तो इरिगेशन मतलब होता है पानी की सिंचाई करना। इरिगेशन बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से किया जाता है, जैसे वेल्स यानी कुएं, खेतों में कुएं बना दिए जाते हैं, उनसे पानी निकाल निकाल के खेतों की पानी की जो कैपेसिटी है उसको पूरा किया जाता है। अगला है कैनाल। कैनाल का मतलब होता है नहरें। तीसरा है रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर नदी, लिफ्ट मतलब उठाना, और सिस्टम मतलब एक ऐसी तकनीक जिससे नदी के पानी को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर लाते हैं। ओके। और चौथा है टैंक्स। टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इरिगेशन की। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है हमारे भारत में, जो खेती किसानी है, वो बारिश पर या पानी पर डिपेंड करती है। पानी जितना अच्छा मिलेगा खेत में, उतनी ही अच्छी आपकी फसल होगी। ओके। कुछ क्रॉप हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको बहुत सारा पानी लगता है, जैसे चावल, शुगर केन। ओके। और जितने भी खारिफ क्रॉप हैं, खारिफ क्रॉप क्या होते हैं, जो बारिश के सीज़न में ग्रो किए जाते हैं, वो कहलाते हैं खरीफ क्रॉप। तो जितने भी खरीफ क्रॉप हैं, उन सब खरीफ क्रॉप्स को बारिश के सीज़न की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने अभी बताया, राइस हो गया यानी चावल, दूसरा अपना शुगर केन हो गया, तीसरा क्यूकम्बर हो गया यानी काकड़ी वगैरह हो गई। ठीक है। चौथा अपना कॉर्न हो गया। तो ये सारे जो प्लांट्स होते हैं, इनको बहुत सारा पानी लगता है। ठीक है। द सक्सेस ऑफ क्रॉप्स इन मोस्ट एरियाज इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइमली मानसून्स। अगर किसी फसल को अच्छे से ग्रो करना है तो टाइम से मानसून आना चाहिए। अगर मानसून लेट हो गया तो वो फसल ख़राब हो सकती है। ठीक है। इसलिए मानसून का आना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऐसी फसल के लिए जिसको पानी चाहिए होता है। मानसून मतलब होता है बारिश का सीज़न। ओके। हेंस पुअर मानसून्स कॉज क्रॉप फेलियर। जो पुअर मानसून होते हैं उसके कारण क्रॉप्स फेल हो जाते हैं, यानी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है। इंश्योरिंग दैट द क्रॉप्स गेट वाटर एट राइट स्टेजेस। क्रॉप्स जो हैं वो, उनको पानी मिलना चाहिए सही समय पर, सही स्टेजेस पर पानी मिलना चाहिए। ठीक है। कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड ईल्ड्स ऑफ एनी क्रॉप्स। जिससे किसी भी क्रॉप की एक्सपेक्टेड ईल्ड बढ़ जाती है। ठीक है। देयर फॉर मैनी मेजर्स आर यूज टू ब्रिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड अंडर इरीगेशन। बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड जो है वो खेती के लिए यूज़ किया जा सके। ठीक है। ड्राउट्स क्या होते हैं? ड्राउट्स मतलब होता है किसी भी जगह पर जब सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती, ठीक है, अकाल पड़ता है, तो उस अकाल को, उस सूखे को बोलते हैं ड्राउट्स। ठीक है। ड्राउट्स किस वजह से आते हैं? ड्राउट्स का मतलब होता है सूखा पड़ना, मतलब स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल। जब बारिश नहीं होगी ज़्यादा तो किसी भी खेत में जो आपने सीड डाले हैं उनसे बीज प्रॉपर नहीं निकलेंगे। ओके। और अगर बीज निकल गए तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो बारिश का होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की फसल जो है वो अच्छे से ग्रो करे। ठीक है। ड्राउट्स अकर बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्स। ड्राउट्स किसकी वजह से होते हैं? स्कार्सिटी यानी कमी, किसकी? बारिश की कमी। ठीक है। ड्राउट्स पजेज अ थ्रेट टू रेन फेड फार्मिंग एरियाज। ड्राउट जो है वो एक थ्रेट पजेस करता है, यानी एक खतरा पजेस करता है रेन फेड फार्मिंग एरियाज़ के लिए। ठीक है। रेन फेड फार्मिंग एरियाज़ के लिए, वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज़ इरीगेशन। जहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो इरीगेशन यानी सिंचाई का प्रयोग करते हैं। इरिगेशन यानी सिंचाई के अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कुओं का इस्तेमाल किया जाता है, नहरों का इस्तेमाल किया जाता है, नदियों का इस्तेमाल किया जाता है खेतों की सिंचाई करने के लिए। लाइट सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जो लाइट सॉइल्स होती हैं, हल्की मिट्टी होती है, उसकी पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी यानी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो अच्छी होती। ठीक है।
कम होती है एक्चुअली, ठीक है। जो लाइट सॉइल्स होती हैं उनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है, पानी को वो अच्छे से रिटेन नहीं कर पाती। जो डार्क कलर की सॉइल्स होती हैं जैसे ब्लैक सॉइल हमारे गुजरात में होती है, ये ब्लैक सॉइल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इससे क्या होता है, जो पानी है उसको मिट्टी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है, तभी यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छे से होता है। ब्लैक सॉइल इज़ रियली वेरी गुड फॉर कॉटन, इसीलिए कॉटन हमेशा ब्लैक सॉइल में ही लगाई जाती है, ठीक है। इन एरियाज़ विथ लाइट सॉइल्स, ऐसी जगहों पर जहाँ पर लाइट सॉइल्स पाई जाती हैं, क्रॉप्स को बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ड्राउट कंडीशंस का। मतलब अगर बारिश नहीं हुई और वहाँ पर लाइट सॉइल मौजूद है तो बहुत ही बेकार तरीके से फसल ख़राब हो जाती है। ओके, तो आप देखिए अलग अलग हम जो इरिगेशन के सिस्टम है उन पर आते हैं। इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इंडिया के पास ढेर सारे वाटर रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी वैरायटी है, एंड अ हाईली वेरीड क्लाइमेट, और एक बहुत अलग सा क्लाइमेट है। अंडर सच कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस में सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स आर अडॉप्टेड। बहुत सारे अलग अलग तरह के इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड यानी ऐसी जगह पर जो जिसको हम खेत बोलते हैं, खेतों में पानी को क्या किया जा सके, सप्लाई किया जा सके, ठीक है। दीज इंक्लूड वेल्स, सिंचाई के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वेल्स का, कुओं का, कैनाल का, रिवर का, टैंक्स का, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए, ठीक है। वेल्स यानी कुएं। दो तरह के कुएं होते हैं, एक जिनको खोदा जाता है हाथ से, जिनको डग वेल्स बोलते हैं, हाथ से मतलब मशीन से, फावड़े से वैसे खोदा जाता है, और दूसरे होते हैं ट्यूब वेल्स, जिनको बोरिंग मशीन से ज़मीन के नीचे सैकड़ों फीट का गड्ढा खोद करके पानी को ढूंढ करके निकाला जाता है, जिसको बोरवेल भी बोलते हैं, ठीक है। इन अ डग वेल में क्या होता है, जो इंसानों द्वारा जो कुआं खोदा जाता है उसमें क्या होता है, वाटर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्राटा, जो ज़मीन के नीचे पानी वाली जो लेयर है वहाँ से पानी को कलेक्ट किया जाता है। ट्यूब वेल्स कैन टैप वाटर फ्रॉम डीपर स्ट्राटा, जो ट्यूब वेल्स होते हैं वो और नीचे और गहरे जो वाटर के सोर्सेज होते हैं ज़मीन के नीचे, वहाँ से पानी को ले सकते हैं, ठीक है। क्या, ट्यूब वेल्स। फ्रॉम दीज वेल्स, इन वेल से वाटर इज़ लिफ्टेड बाई पम्प्स फॉर इरीगेशन, पानी जो है वो पंप्स के द्वारा लिफ्ट किया जाता है इरीगेशन के लिए। कैनाल्स की बात करें, दिस इज़ यूजली एन एलेबोरेटिव एंड एक्सटेंसिव इरीगेशन सिस्टम। कैनाल जो होते हैं वो एक एलेबोरेटिव और एक्सटेंसिव इरीगेशन सिस्टम है। एक्सटेंसिव, एलेबोरेटिव मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। कैनाल का सिस्टम बहुत बड़ा होता है। आप खुद सोचिए, एक इंदिरा गांधी कैनाल है, वो पंजाब से पानी को लेकर आती है राजस्थान तक, तो आप खुद सोच लीजिए कैनाल वगैरह का सिस्टम कितना बड़ा होता है। इन दिस सिस्टम, इस तरह के सिस्टम्स में कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वॉयर्स, जो कैनाल है वो एक या एक से ज़्यादा रिजर्वॉयर से पानी को रिसीव करती है, ठीक है। मेन कैनाल बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। रिवर लिफ्ट सिस्टम की बात करते हैं। इन एरियाज़, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर कैनाल फ्लो इनसफिशिएंट होता है, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, ठीक है, या इर्रेगुलर होता है। क्यों इर्रेगुलर होता है वाटर, क्योंकि आसपास कोई भी पानी का सोर्स नहीं होता है। वाटर इज़ डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम रिवर्स, पानी कहाँ से लिया जाता है, सीधा सीधा नदियों से लिया जाता है, ठीक है। सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरियाज़ क्लोज टू रिवर्स, वो ऐसे एरियाज़ को सप्लीमेंट करता है जो नदियों के पास में है। टैंक्स की बात करते हैं, ये स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर है, ये छोटे छोटे स्टोरेज के रिजर्वॉयर हैं, विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर रन ऑफ और ऑफ स्मॉल कैचमेंट एरियाज़, जो इंटरसेप्ट करते हैं और स्टोर करते हैं रन ऑफ मतलब जो बहता हुआ पानी है उसको, ठीक है। तो टैंक ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ पर अगल बगल पहाड़ी हो, जैसे हमारा चोटिला है, अगल बगल से पहाड़ियाँ हैं, तो जब पहाड़ियों में बारिश पड़ेगी
पानी गिरेगा तो वहाँ से पानी कहाँ आएगा, चोटिला में आएगा। और चोटिला में अगर किसी ऐसे टैंक की व्यवस्था है जिससे उस पानी को स्टोर किया जा सके तो वो कहलाएगा कैचमेंट एरिया। ओके, अब क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं, कितने तरह के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। वैसे तो हमारे इस चैप्टर में 2 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स पर जोर दिया गया है। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है, जो क्रॉप्स होते हैं यानी जो फसलें होती हैं उनको लगाने के पैटर्न होते हैं। एक खेत में कई फसल लगाना, ठीक है, इनको क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। किसके साथ कौन सी फसल जाएगी ये भी क्रॉपिंग पैटर्न का एक हिस्सा है, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या होता है, फसलों को लगाना, ठीक है, अलग अलग फसलों को एक ही खेत में लगाना। तो 2 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। दोनों एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही ज़मीन पर, एक ही खेत पर लगा दिया जाए, जैसे गेहूं और चने को, या फिर गेहूं और सरसों को, या मूंगफली और सनफ्लावर को एक साथ लगा दिया जाए। ओके, इससे क्या होता है, अगर एक फसल खराब होती है तो दूसरी फसल उस खराब फसल के पैसे को वो रिस्टोर कर देती है। मतलब एक फसल बर्बाद हुई तो दूसरी फसल ने उसका हर जाना पूरा कर दिया, ठीक है। दूसरी फसल ने क्या कर दिया, दूसरी फसल बच जाती। ओके, जैसे अगर चने में कीड़े लग गए तो अगर आपने चने के साथ गेहूं लगा के रखा है तो गेहूं जो है वो उस चने के लॉस को कंपनसेट कर देगा, पूरा कर देगा। ओके, अगला होता है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को एक साथ एक ही फील्ड पर लगा देना, एक पर्टिकुलर पैटर्न में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी लगी है, सरसों लगा है और पत्ता गोभी लगी। ओके, एक फूल गोभी लगी है, एक सरसों लगा है, एक पत्ता गोभी लगी, मतलब एक कॉलीफ्लावर लगा है, मस्टर्ड लगा है और कैबेज लगी। तो ये तीनों एक ही खेत में एक डेफिनेट पैटर्न में लगाए गए हैं, तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप ऑल्टरनेट विथ अ फ्यू रोज ऑफ सेकेंड क्रॉप। कुछ रोज़ एक ही तरह के क्रॉप की और फिर कुछ रोज़ दूसरे तरह के क्रॉप की। फॉर एग्जांपल सोयाबीन और मेज़, या फिंगर मिलेट यानी बाजरा और काउपी, ठीक है, इनको एक साथ लगा दिया जाए। द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड, इस तरह से क्रॉप्स को सेलेक्ट किया जाता है कि उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो, ये बात ध्यान में रखी जाती है। जैसे अगर गोभी है, गोभी को अगर फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए होता है तो उसके बाजू में अगर आपने सरसों लगाया है तो सरसों को कैल्शियम चाहिए हो, ऐसी फसल लगाते हैं। अगर एक ही न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने वाली अलग अलग फसल लगा देंगे तो वो न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाएगा खेत से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसी को क्रॉप रोटेशन भी बोलते हैं। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स को एक ही खेत में लगाना प्री प्लान्ड वे में, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। जैसे हमने अभी लगाया है गेहूँ, गेहूँ 4-5 महीने बाद पककर तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम खेत में लगा दें चना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, गेहूँ जिन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, जिन न्यूट्रिएंट्स को गेहूँ लेता है अपने आप को ग्रो करवाने के लिए, तो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी खेत में, ठीक है। अगर हम हर बार गेहूं ही लगाते रहेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स उस मिट्टी से कम हो जाएंगे जो गेहूं को चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग फसल को लगाया जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं। क्रॉप यानी फसल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसके प्रोटेक्शन को, ठीक है। जो खेत होते हैं उनमें ढेर सारे
अनवांटेड प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं उन खेतों में जिससे फसल खराब हो सकती है। ठीक है, अगर उन प्लांट्स को, उन कीड़ों को नहीं हटाया गया उस खेत से, तो हमारी फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये बात तो पक्की है। ओके, तो क्रॉप्स को बचा कर रखने के लिए वीड्स को, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, ऐसे प्लांट जिनकी ज़रूरत हमको नहीं है, तो वो प्लांट अगर लगे रहेंगे खेत में तो उससे क्या होगा, वो हमारी फसल को मिलने वाला पानी और हमारी फसल को मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। वीड अनवांटेड प्लांट होते हैं एक जुते हुए खेत में, जैसे जैंथियम। जैंथियम एक वीड है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसको गुखरू बोलते हैं। फिर पार्थेनियम, पार्थेनियम मतलब गाजर घास होता है। फिर सिपेरिनस रोटंडस, इसको मोठा बोलते हैं। तो ये सारे प्लांट को खेतों से उखाड़ करके फेंका जाता है, क्योंकि ये जो हमारे खेत की फसल है उसको मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। ये खाना, जगह और लाइट के लिए कम्पीट करते हैं, यानी आपस में कंपटीशन करते हैं। वीड्स को ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वीड्स ऐसे न्यूट्रिएंट ले लेते हैं जो दूसरे क्रॉप्स को, हमारे खेत में जो हमने फसल लगा रखी है, सपोज़ हमने गेहूं की फसल अपने खेत में लगा रखी है, तो वहाँ पर उगने वाले जो दूसरे पौधे होंगे वो गेहूं को मिलने वाले पानी और गेहूं को मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए वीड्स को हटाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो कीड़े लग जाते हैं, कीड़े क्या करते हैं, रूट्स को, स्टेम को और लीफ को खाने लग जाते हैं। ठीक है, सेल में, जो प्लांट सेल में जो इम्पॉर्टेंट फूड भरा हुआ होता है, जिसको सेल सैप बोलते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं खा करके। ठीक है, वो स्टेम और फ्रूट्स में अंदर चले जाते हैं, तो क्रॉप्स की हेल्थ को बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचता है इनसे। ठीक है, प्लांट में जो डिजीज़ेज़ होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों से हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस और वायरस। ठीक है, इसीलिए इनको, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस को पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस मतलब डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, और ये पैथोजेंस सॉइल, वाटर और एयर से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जो भी मैंने पढ़ाया आपके दिमाग में गया होगा। ओके, और जो भी आपको डाउट्स हों वो मेरे से आप पूछते रहिएगा। ओके, जो भी आपको नहीं समझ में आए, जो भी आपको पूछना हो, ओके, जो भी लाइन, जो भी पैराग्राफ नहीं समझ में आए वो मेरे से आप पूछिए। ओके, घर पर पढ़ते रहिए बच्चों, क्योंकि टेस्ट आप लोगों का अच्छा नहीं गया है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।